हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। देखिए, ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो डिस्कस करने जा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि वैसे नोट्स नहीं बनवाए हैं। देखिए, ये जो एनसीईआरटी की बुक डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। आजकल क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में। तो देखिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जो 4 ऑप्शन होते हैं। कई बार क्या होता है, उन 4 ऑप्शन में से क्लिक करना होता है कि 2 सही है या 1 सही है। तो दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाता है ए बी ऑप्शन दे दिया जाएगा, या ए सी डी, ऐसे मैचिंग करनी होती है। तो इनके बीच में से एनसीईआरटी के बुक के बीच में से ही पॉइंट दिए जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की बुक को मैं आपको डिटेल में करवाते हुए चलूंगी। इस बुक से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम क्वेश्चन लगाते जाएंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन हम फिर केमिस्ट्री का करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद हम करेंगे फिजिक्स को, और फिर बाद में हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है भोजन के घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए, जो भोजन के घटक हैं वे क्या होते हैं। इन भोजन के ये घटक होते हैं, जैसे दाल, मांस, मछलियाँ, ये सब क्या है, घटक है। और देखिए, जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो न्यूट्रिएंट, जो ये पोषक तत्व होते हैं भोजन में, उन उन भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन पे कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक संतुलित आहार क्या होता है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में ये हमारा सेशन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा भोजन के घटक। देखिए, एक स्टोरी की तरह सुनते जाइएगा आप लोग। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन को भरता हो सकता है, बैंगन का भरता हो सकता है। एक प्रकार के भोजन में क्या क्या हो सकता है, चपाती, दाल और बैंगन का भरता। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जियां हो सकती है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये जो ऊपर दिए हुए है कि अप्पम, मछली, सब्जियां एक अन्य प्रकार के भोजन में हो सकती है। पहले मैंने बताया चपाती, दाल, बैंगन एक प्रकार के भोजन हो सकते हैं। इसके ऊपर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। देखिए, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण इस सूची में, नीचे सूची दी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ अन्य व्यंजन जोड़े गए हैं। पूरा हम सारणी को देखेंगे अभी। ये जो है यहाँ पे सारणी में हमें करना है डिस्कस। देखिए, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? चलिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पर टेबल को डिस्कस करते हैं। यानी राज्य दिए, क्षेत्र के साथ राज्य के बारे में दिया हुआ है। अब इन राज्य के हमें अन्न का व्यंजन बताया हुआ है। इसमें दाल, मांस का व्यंजन, सब्जियां, अन्य व्यंजन। देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्र दिया हुआ है पंजाब दिया हुआ है। अब देखिए, में अन्न का व्यंजन क्या है, मक्के की रोटी है। और दाल में क्या है, राजमा है, दाल मांस में। सब्जियों में सरसों का साग खाते हैं। अन्य व्यंजन में दही, घी लेते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए, चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुंदरू
मट्ठा, घी, अचार। ये लेते हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में बताइए अन्न का व्यंजन क्या होता है, या दाल बताइए। ऐसे मैचिंग करने में भी आ सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमारा है ये व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। खाद्य सामग्री है वो हमें पादपों से, जंतु से मिलती है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक देखिए कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। देखिए, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके भोजन में कौन से या एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण। देखिए इन तीनों के अब हम परीक्षण को देखने वाले हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि वसा का परीक्षण की क्या पहचान है, कि ये वसा है या ये प्रोटीन है या ये कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए आगे हम इनके परीक्षण को अब डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही डायरेक्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदें डाली जाती है टिंचर आयोडीन की। तो परत नली में कुछ बूंदें मिला देने से क्या बन जाता है? आयोडीन का तनु विलयन बन जाता है। ऐसे हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन बनाना है। इसमें 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। क्या डालेंगे? 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। ऐसे ही 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से बन जाएगा कास्टिक सोडा विलयन। यहाँ पे ये बन गया है कॉपर सल्फेट विलयन। यहाँ पे आयोडीन का तनु विलयन बन गया है। ये इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किसको मिलाने से क्या होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं मंड के लिए परीक्षण देखते हैं। परीक्षण के लिए इसका परीक्षण कैसे किया गया है कि ये मंड है, कि मंड की पहचान कैसे करनी है। देखिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। यहाँ पर खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की कम अमाउंट में मात्रा ली जाती है और इसमें जो है तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे, कितनी? 2 या 3 बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए यदि रंग, जो वो खाद्य पदार्थ है उसका रंग नीला या काला हो गया है, नीला या काला रंग दिखता है तो मंड की उपस्थिति देखी गई, यानी मंड की प्रेजेंस होती है उस खाद्य सामग्री में। मंड की प्रेजेंस को यानी मंड की उपस्थिति को माना जाता है अगर खाद्य सामग्री का रंग 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालने से नीला या काला हो जाए तो मंड की उपस्थिति मानी जाएगी। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ली जाती है, वही खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ली जाएगी जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है, देखिए अगर वो खाद्य पदार्थ ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बनाएंगे या फिर उसका चूर्ण बना लेंगे, बनाने की आवश्यकता की जाती है, उसको बना लेते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल देंगे। फिर 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएंगे। क्या देखते हैं हम? ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, इसमें प्रोटीन के परीक्षण में क्या मिलाया जा रहा है? कॉपर सल्फेट मिलाया जा रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया जा रहा है। और उसमें क्या मिलाया जा रहा था? उसमें तनु विलयन मिलाया गया था आयोडीन का। तो क्या साथ में क्या मिलाया जा रहा है? कॉपर सल्फेट विलयन के साथ यहाँ पर कास्टिक सोडा का विलयन भी मिलाया जा रहा है। किसका मिलाया जा रहा है? कास्टिक सोडा का विलयन भी मिलाया जा रहा है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परत नली को रख दीजिए। तो क्या देखते हैं? बैंगनी रंग हो गया है। अगर उस खाद्य सामग्री का रंग बैंगनी रंग हो जाता है इन विलयनों को मिलाने से तो प्रोटीन की उपस्थिति
होती है, उस खाद्य पदार्थ में क्या मानी जाती है? अगर बैंगनी रंग आता है, प्रोटीन की उपस्थिति मानी जाती है। अब देखिए वसा, अब देखने वाले हैं वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ली जाती है, वही इसमें क्या करते हैं, वसा का पता करने के लिए जो वो खाद्य पदार्थ लिया है एक कागज के टुकड़ी में लपेटते हैं न जाए। अब कागज को सीधा करते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं कि इस पर जो वो खाद्य सामग्री ली है कि इस पर तेल के धब्बे हैं या नहीं है। अगर देखिए कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए, क्या देखते हैं कि धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। अगर धुंधला प्रकाश दिखाई देता है तो उसमें वसा प्रेजेंट है। अगर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति नहीं शो करता है, क्या होता है, कभी कभी जल की बूंदे होने से क्या देखते हैं, कुछ जल, कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है उस वसा में। तो उस वजह से क्या देखते हैं, हम कागज पर जब धीरे धीरे रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं, कागज को सुखा देते हैं तो वहां पर कोई धुंधला प्रकाश नजर नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या मानते हैं, उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं होती है। वसा की उपस्थिति जब भी देखी गई है, अगर प्रकाश में पेपर से प्रकाश धुंधला नजर आता है तो उस खाद्य में माना जाता है कि वसा प्रेजेंट है। अब देखिए पीछे एक टेबल गई है, पहले हम उसको देखेंगे क्या क्या पूछा गया है इस टेबल में। देखिए ये है, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ये खाद्य पदार्थ है, इधर बताना है हमें किसमें मंड है प्रेजेंट, किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है। ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस टेबल से भी। देखिए कच्चा आलू में क्या प्रेजेंट होता है, मंड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके सामने हाँ लिख दिया। यहाँ पे दूध है, अब देखिए दूध में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन के नीचे हाँ लिख दिया। मूंगफली में वसा प्रेजेंट होती है क्योंकि मूंगफली का तेल भी निकलता है। अब देखिए यहाँ पे बिना पका चावल पूछा है, बिना पका चावल में क्या प्रेजेंट होता है। देखिए बिना पका चावल में प्रोटीन होता है, यहाँ पर मैं राइट का क्लिक कर रही हूँ तो इसमें क्या है, बिना पके चावल में प्रोटीन है। पके हुए चावल में होता है मंड। सूखा नारियल में देखिए, सूखा नारियल में क्या होता है, सूखा नारियल में होता है वसा। बिना पकी अरहर की दाल में क्या होता है, प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। पकी हुई दाल में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। किसी सब्जी का एक टुकड़ा लेते हैं तो देखिए इस सब्जी में भी प्रोटीन देखा गया है। होता सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंस देखी जा रही है, तो प्रेजेंस किसकी है, प्रोटीन की है। किसी फल का एक टुकड़ा लेते हैं, इसमें भी प्रोटीन को देखा गया है। उबला अंडा, उबले अंडे में जो सफेद भाग होता है उसमें भी प्रोटीन होता है। तो हमने देखिए ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, आगे क्वेश्चन आएंगे इनसे, इनको ध्यान से देखिए। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इधर देखिए ये वसा के कुछ स्रोत हैं। वसा के स्रोत में देखिए ऊपर जो ये हैं पादप स्रोत हैं, नीचे ये जंतु स्रोत है, मीन्स जब यानी उनसे पशुओं से मिलने वाले जो स्रोत हैं ये हैं कौन कौन से, मछली, मांस, अंडे, मक्खन, दूध, घी, क्रीम, ये किससे मिल रहे हैं, ये हमें पशुओं से मिल रहे हैं। पादप स्रोत से हमें क्या मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, ये सब चीजें हमें पौधों से मिल रही हैं। अब आगे देखिए, ये हमने यहाँ पे टेस्ट देख लिए हैं, वसा का टेस्ट देख लिया है, प्रोटीन का देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट का देख लिया है। देखिए वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है, ये वही दिया है। यहाँ पर देखिए हमने 3 पोस्ट को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। वाइटामिन, इनके अतिरिक्त देखिए अब भोजन में क्या होता है, वाइटामिन व खनिज लवण होते हैं, जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अब आगे देखिए ये क्या करते हैं। अब देखिए ये जो पोषक है हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इनसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है, क्या क्या इनका काम है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता देखिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक क्या मिलता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो वो हमें वसा से मिलती है, वसा ज्यादा एनर्जी देती है। आगे देखिए वसा, देखिए वसा और प्रोटीन की आवश्यकता, ये अगर इसमें भोजन में वसा और प्रोटीन की आवश्यकता, मतलब इनकी वसा और प्रोटीन का वो पूछे कि इनकी आवश्यकता होने से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अच्छा देखिए, अगर हमारे भोजन में वसा है, प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी को क्या फायदा होता है, शरीर की वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए, प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जो विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं, रोगों से, ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, इनमें से कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के, ये सब विटामिन है। इन विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों, ये जो विटामिन है इनके एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, जो विटामिन बी होता है, इसके विटामिन बी के कितने ही टाइप होते हैं, तो इसके टाइप्स को मिलाकर के एक नाम दे दिया गया है, B1, B3, B5। ये बी के काफी सारी फॉर्म होती है विटामिन की, तो बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो विटामिन को कैसे लेती है, अल्प मात्रा में लेती है, यानी कम क्वांटिटी में लेती है। कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी, अब देखिए क्या क्या काम करते हैं इनके, हम इनसे क्या क्या फायदा लेते हैं। विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कौन करता है, विटामिन सी करता है। विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थियों व दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग, अच्छा जी देखिए, दांतों के लिए क्या होता है, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन, विटामिन डी। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन, आगे देखिए, तो ये हमने देखे विटामिन कैसे कैसे फायदा देते हैं। ये देखिए, इधर फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। ये इधर लोहो मीन्स आयरन, यहाँ पे आयरन के कुछ स्रोत है कि देखिए हम आयरन किन किन स्रोतों से ले सकते हैं। आयरन लोहो को कहते हैं, लोहे को ही। इधर देखिए, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, पालक है, एप्पल है, ये खनिज लवण है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जैसे विटामिन, हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत अल्प मात्रा में होती है, ऐसे खनिज लवण की भी अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। खनिज लवण क्या होते हैं, ये कैल्शियम हम देख रहे हैं, कैल्शियम देख रहे हैं, फोस्फोरस देख रहे हैं, आयोडीन देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये खनिज लवण है। इनकी भी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में जरूरत होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने देखा है, हमने यहाँ पे सारणी में देखा है ये खनिज लवण को। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। देखिए, ये अल्प मात्रा में ले जाते हैं। देखा गया है कि कभी कभी किसी कच्ची सामग्री में ये जो पोषक होते हैं इनकी दूसरे पोषक, दूसरी यानी एक कच्ची सामग्री में दूसरी कच्ची सामग्री से ज्यादा इन पोषकों की मात्रा अधिक हो सकती है। अब देखिए आगे, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में क्या देखी गई है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अधिक देखा गया है दूसरे पोषकों के कंपैरिजन में, सबसे ज्यादा, राइट। देखिए, अगर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी क्या, कौन सा पोषक लेती है, कार्बोहाइड्रेट लेती है। दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी क्या लेती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या लेती है, प्रोटीन को लेती है। देन नहीं, वसा को लेती है, फिर किसको लेती है, प्रोटीन को लेती है, फिर बाद में किसको लेती है, विटामिन और
खनिज को लेती है और साथ में हमारी बॉडी को जरूरत होती है वाटर की भी जरूरत होती है, यानी जल की भी जरूरत होती है। अभी आगे देखिए, चावल समृद्ध भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट से फुल होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। देखिए, इन पोषकों के अलावा जो हमने कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की बात की है, हमें आहारी रेशों व जल की भी आवश्यकता होती है। इन आहारी रेशों को रुद्रांश के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमने पहले भी एक वर्ड पढ़ा था, ये रुद्रांश। जो रुद्रांश है, इस रुद्रांश का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशे। देखिए, हम कुछ ऐसे भोजन लेते हैं जिनमें फाइबर होता है। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा फाइबर गेहूं में देखने को मिलता है। रोटी जो हम चपाती खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो देखिए, फाइबर क्या करता है? हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। देखिए, हमारी बॉडी में जो पूर्ति होती है रुद्रांश की, किससे होती है? पादप उत्पादों से। रुद्रांश के अब देखिए मुख्य स्रोत क्या है? साबुत खाद्यान्न, वही जो मैं अनाज की बात कर रही हूँ, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये इसके स्रोत है रुद्रांश के। अब देखिए, रुद्रांश करता क्या है? ये जो रुद्रांश में आहारी रेशों की बात हो रही है, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ये रुद्रांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते हैं। क्या करते हैं ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। कैसे है ये आवश्यक अवयव? ये पोषक तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आवश्यक अवयव माना गया है। देखिए, किस टाइप से इन्हें आवश्यक अवयव माने गए? इसका आयतन बढ़ा देते हैं। देखिए, अब इसका आयतन बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये जो रुद्रांश, ये जो इसके हमने स्रोत देखे रुद्रांश के, किस किस से रुद्रांश को लिया जाता है। अगर इसका आयतन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? आयतन बढ़ने से हमारी बॉडी का जो बिना पचा भोजन होता है, बिना पचा भोजन की यहाँ पर बात हो रही है, वेस्ट मटेरियल की, फीकल पार्ट की बात हो रही है। फीकल मटेरियल की बात हो रही है, यानी वो वेस्ट मटेरियल जो हम पोटी की फॉर्म में रिलीज करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उसको हमारे शरीर से ये देखिए निकालने में क्या करते हैं? ये रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो जो बिना पचा भोजन होता है, यानी जो हम बाहर रिलीज करते हैं वेस्ट मटेरियल पोटी की फॉर्म में, तो वो कौन हेल्प करते हैं? ये रुद्रांश करते हैं। तो इनका फायदा होता है ये। अभी देखिए आगे, जल के बारे में पढ़ते हैं हम। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को, जो जल होता है, यह मूत्र व पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल की देखिए नीड कितनी जरूरत होती है। जल अगर हमारी बॉडी में होगा तो जो मूत्र और जो पसीना, इनके थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है। हमारे शरीर को कितने जल की आवश्यकता होती है? देखिए, यहाँ पर है हमारे सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम कैसे लेते हैं? लिक्विड रूप में, यानी द्रव रूप में लेते हैं। जैसे कि द्रव रूप में हम क्या लेते हैं? जल लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं ये अन्य स्रोत। तो इस तरीके से जल भी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट देखिए, जो क्रियाकलाप है 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या करें निरीक्षण? ऐसा करते समय आपको ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि पानी की मात्रा नहीं होती, जिसमें क्या नहीं होती है? पानी की मात्रा नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। देखिए, जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें जो जल होता है वो एक लिमिट तक होता है और इतना ही जल हमारी बॉडी को जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। राइट, जो हमने ऊपर देखा वही यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए, अब संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, एक संतुलित आहार
में क्या क्या चीजें जरूरी है, कितना लेना चाहिए। सामान्य तो पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो, उसे ही एक संतुलित आहार माना जाता है। देखिए जो रुद्रांश जल है और जो पोषक तत्व है वे ना तो ज्यादा कम हो और ना ज्यादा हो, तो उसे ही एक संतुलित आहार माना जाता है। इसे कहते हैं एक संतुलित आहार। अब देखिए, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं, छोटे बच्चों को अलग आहार की जरूरत होती है, बड़ों को अलग आहार की जरूरत होती है। हमारा देखिए, हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। राइट, देखिए जिसकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी होगी, खाना उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को चाहिए होता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाती हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, ये दिया हुआ है। जैसे एक आप सप्ताह का खाना किसी को अपना मेन्यू बना के रखते हैं, जैसे उस मेन्यू में दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, दालों से बना, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक मेन्यू चार्ट दिया हुआ है कि अगर कोई अपना लेता है कि एक वीक में इतना सब कुछ खाया जा सकता है, ये सब चीजें हमारी बॉडी में चली जाती है, वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। एक संतुलित आहार का ही एक तरीके से ये दिया हुआ है कि एक संतुलित आहार इतना लेना होता है और बॉडी के लिए नीड होती है इतनी। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो इससे क्या होता है? लाभदायक। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक्स्ट्रा जो अत्यधिक मात्रा में जल मिला दिया जाता है, सब्जी जो बच जाती है उसे फेंक दिया जाता है, तो लाभदायक क्या क्या होता है? उसमें लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है कि ज्यादा पानी होने से, उसे फेंक देने से क्या नुकसान होता है? प्रोटीन और खनिज लवणों का नुकसान होता है। अब देखिए आगे, पकाने में इसी तरीके से स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, जो आजकल सीटेट एग्जाम में आ रही है, ये यहीं से इसी टाइप से स्टेटमेंट दी हुई होती है कि कहीं से, देखिए पूरी एनसीईआरटी बुक से कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन स्टेटमेंट देखिए इस तरीके से नहीं में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इनमें से नहीं है, तो ऐसे आते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखिए जब भोजन पकाते हैं, विटामिन सी जो है क्या हो जाता है? गर्मियों में नष्ट हो जाता है, यह उचित नहीं होगा। अब देखिए, फल व सब्जी समेत आगे देखिए, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, अगर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त एक कटोरी में क्या हो सकता है? डायरेक्ट वसा लेंगे, जैसे सरसों का, जैसे सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, अगर एक कटोरी नारियल का तेल पी लिया जाए और दूसरी साइड अगर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से फुल खाना लिया जाए, तो दोनों में अधिक ऊर्जा कौन देगा? ये वसायुक्त कटोरी देगी। कौन देगा? वसायुक्त कटोरी। तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, देखिए जो वसायुक्त खाना कैसे जाएगा? डायरेक्ट पीते नहीं है इस वसायुक्त भोजन को, ये कैसे लेते हैं? एक कटोरी समोसे के जरिए, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन सब के जरिए वसायुक्त भोजन खाया जाता है। इसके अलावा बस ये इस कटोरी के साथ ये जो वसायुक्त भोजन है किस किस रूप में खाया जाता है? समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इनके रूप में खाया जाता है। अब देखिए, निसंदेह ये जो वसायुक्त खाना खाया जा रहा है, ये क्या होगा? हमारे लिए हानिकारक होगा। हानिकारक में क्या होगा? देखिए इधर आप देख रहे हैं, अच्छा खासा मोटा एक व्यक्ति है, ये वसायुक्त खाना खाने से ऐसे मोटापा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक मात्रा में मोटापे का कारण हो जाता है। कौन? वसायुक्त खाना खाने से। अब देखिए अभाव जन्य रोग, देखिए एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है? लंबी अवधि तक अगर वो पोषक उसको नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अभाव से ग्रसित हो जाता है उस पोषक की कमी से।
तो अभाव हमारे शरीर में रोग व विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। जो वो पोषक है वो क्या कर देगा, रोग विकृतियां उत्पन्न कर देता है लंबी अवधि तक। इसे ही कहते हैं अभावजन्य रोग। अगर देखिए कोई पोषक तत्व तो एक लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, उससे हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक रोग उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने कौन सा रोग, अभावजन्य रोग कहते हैं इन्हें। कोई भी पोषक अगर कम रह जाता है एक लंबे टाइम तक, कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है किसी को खाने में, उसकी वृद्धि रुक सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिस आदि ये बीमारियां हो सकती है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित होने से क्या होगा, ये वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। आगे देखिए अब देखिए ये कुछ बीमारियां हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से, जो हम ऊपर ये अभावजन्य रोग देख रहे हैं। अब देखिए विटामिन से और खनिज लवण से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो देखिए विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, क्षीणता दृष्टिहीनता मीन्स रतौंधी रोग, कमजोरी। क्या होते हैं इसके लक्षण, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी से क्या होता है, तो विटामिन से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है, काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। विटामिन सी से देखिए क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लग जाता है, अधिक समय भी लग जाता है। ये किसकी कमी से होगा, विटामिन सी की। विटामिन डी से देखिए क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियां मुलायम हो जाती है अगर विटामिन डी लंबे टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए इधर कुछ खनिज लवण है, इनकी एब्सेंस से क्या होता है, कैल्शियम की एब्सेंस से अस्थियां व दंत क्षय यानी दांतों का नुकसान होता है, कमजोर अस्थियां व दंत से हो जाते हैं, दांत कमजोर पड़ जाते हैं, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन से देखिए, आयोडीन से घेंगा रोग होता है जिसे गॉइटर कहते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन का देखिए गर्दन वाला हिस्सा जो है फूला फूला दिखता है जिसे घेंगा रोग होता है। लोह यानी आयरन की बात हो रही है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग मीन्स अरक्तता बीमारी हो जाती है, जिससे क्या होगा, शरीर में हर वक्त कमजोरी नजर आती है। अब देखिए ये कुछ सारांश है, ये पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट को देखिएगा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे व जल भी होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट वसा क्या करते हैं, हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे ही प्रोटीन व खनिज लवण क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि अनुरक्षण के लिए होते हैं। कौन, प्रोटीन व खनिज लवण। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, रोगों से करते हैं सहायता, लड़ने में, रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं विटामिन। अब देखिएगा, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों, पर्याप्त रुद्रांश और साथ में जल, ये संतुलित आहार में आवश्यक पोषक तत्व है। हमारे आहार में लंबे अवधि तक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। तो कोई भी इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट में आता है तो एक भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। देखिए जो हमने पीछे पढ़ा है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। देखिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व यही तो है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अभी हमने पीछे देखा है जस्ट, हमारे शरीर को जो ऊर्जा देते हैं, देखिए कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, इसको भी अभी देखा हमने, अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो वो देखिए क्या है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए होते हैं, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। हमारी अच्छी दृष्टि के लिए बात हुई है अभी। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? विटामिन ए की। तो कौन सा रोग होता है हमें? रतौंधी रोग, यानी वही रोग हो जाता है। अभी देखा हमने पीछे। तो कौन सा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की। नेक्स्ट देखिए, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। बात हो रही है खनिज की, यहाँ पे विटामिन की नहीं बात हो रही है। तो खनिज कौन सा था जो हड्डियों के लिए रेस्पॉन्सिबल था? कैल्शियम। कैल्शियम था। अभी देखिए पीछे, देखिएगा पीछे कराया था अभी। देखिए कैल्शियम कहाँ पे? ये रहा। कैल्शियम अस्थियों व दांतों के लिए कमजोर, अस्थियों के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम है। वही हमने अभी यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। देखिए ये यहाँ पे वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन दिए हुए हैं। तो इनमें क्या, ये जो दिए हुए हैं वसा दिए हुए हैं, तो हमें वसा के दो खाद्य पदार्थ बताने हैं, दो खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं जिनसे हमें वसा मिलती है भरपूर मात्रा में। जैसे मैं बात करूँ वसा का, दो के नाम लूँ। बटर एक पादप से मिलने वाला खाद्य पदार्थ लिख देती हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में वसा के लिए। देखिए जो वसा के खाद्य पदार्थों के नाम लिख रही हूँ मैं, बटर। बटर हम किससे लेते हैं? एनिमल से लेते हैं। दूसरा लिख दूं मैं यहाँ पर, जैसे ग्राउंडनट। मूंगफली, हम मूंगफली क्या है? एक मूंगफली क्या है? एक पादप। तो ग्राउंडनट हो गया। दूसरा देखिए पूछा जा रहा है मंड का। तो अगर हम मंड की बात करें, मंड हमें बताना है, दो खाद्य पदार्थ बताने हैं जिनमें मंड होता है। मंड यानी स्टार्च की बात हो रही है। स्टार्च किससे मिलता है? जैसे राइस, चावल में ज्यादा मंड देखा जाता है। और किसमें देखा जाता है? पोटैटो में, आलू में देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है? आहारी रेशे। देखिए आहारी रेशे किस प्रकार के खाद्य पदार्थ से मिलते हैं? बात हो रही है आहारी रेशे की। तो देखिए जो आहारी रेशे है, जैसे होल ग्रेन्स, मतलब सारे ग्रेन्स आ जाएंगे, दानेदार अनाज आ जाएंगे। रेशे हमें जिनसे मिलते हैं, ग्रेन्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे आहारी रेशे की बात हो रही है। दूसरा आहारी रेशे की अगर बात करें तो फ्रेश फ्रूट, जितने भी फ्रेश फ्रूट होते हैं उनमें फाइबर प्रेजेंट होता है। फ्रेश फ्रूट। तो हमने आहारी रेशे देखे। अब देखिए प्रोटीन। प्रोटीन हमें कौन कौन से खाद्य सामग्री से मिलता है? प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा हमें मिलती है पल्सेस, यानी दालों की बात हो रही है, पल्सेस। एंड बात करें सोयाबीन या फिशेज से भी मिलता है सोयाबीन, वो सॉरी ये प्रोटीन किससे मिलता है? फिशेज से मिलता है। तो हमने देखा प्रोटीन के हमने दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखे, पल्सेस एंड सोयाबीन। यहाँ पे हमने ये आहारी रेशे हैं, इनसे मिलने वाले खाद्य सामग्री देखी जिनमें आहारी रेशे तो होल ग्रेन्स, फ्रेश फूड। यहाँ पे हमने ये मंड देखा, मंड किस में होता है? ज्यादा राइस में, पोटैटो में। वसा देखिए हमने बटर एंड ग्राउंडनट में। तो ये हमारी ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ राइट है, ये हमें राइट क्लिक करना है कौन कौन से। अब देखिए केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया रोम। केवल चावल खाने से ही थोड़ी हम अपनी पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं, चपाती खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल, मांस, ये सब खाए जाते हैं। अब देखिए संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। राइट, संतुलित हम आहार लेंगे तभी तो वो पूरी हुई ना अभावजन्य रोगों की कमी की रोकथाम को पूरा किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल खाद्य पदार्थ होने चाहिए शरीर के संतुलित आहार में। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है। और भी चीजें चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे खाली ये यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति विटामिन डी के अभाव से होता है। देखिए विटामिन डी के अभाव से क्या देखा गया था, ये जो विटामिन डी है इसके अभाव से क्या देखा गया था। अभी देखिए पीछे क्या देखा गया था, हमने वो टेबल देखी थी। देखिए विटामिन डी के अभाव से क्या रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स। रिकेट्स एक डिजीज है। अगर इस विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या डिजीज हो जाती है, रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स हो जाती है। की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। किससे होता है, विटामिन बी से। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ये होता है, कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो चलिए देखिए ये आज हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है। ये कौन सा चैप्टर फिनिश कर लिया हमने, भोजन के घटक। तो आज के लिए बस ये यहीं पर हम फिनिश करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।